हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स में टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यानी यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यह प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वह फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड if its rows and column are interchanged। यानी डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं उसके रो और कॉलम को भी अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही होगा। जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल में, कुछ भी ले लिया गया यहाँ पर, जैसे 2, 6, 8, 9, 5, 7, 3, 1, 2। ऐसा हम लोग कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट का जब हम लोग रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यानी डेल डैश यहाँ लिखते हैं, तो रो वाले को कॉलम में लिखते हैं, यानी 2, 6, 8, 9, 5, 7, 3, 1 और 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा डेल का, तो डेल डैश का भी वैल्यू दोनों का क्या आएगा, यहाँ पर सेम आएगा। वही यहाँ पर लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड if its rows and column are interchanged। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों का वैल्यू आपका सेम आएगा। क्लियर। कोरोलरी नेक्स्ट है, इसमें है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश, यानी दूसरा ट्रांसपोज करोगे उसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऊपर वाला कोई चीज को ही नीचे में लिखा गया है, ऊपर वाला थ्योरम है, नीचे वाला क्या हो गया, कोरोलरी हो गया। यानी थ्योरम की हेल्प से उसको नीचे वाला को लिखा गया। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू क्या होता है, सेम टू सेम आता है। ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, या लिखा गया थ्योरम फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम 2, इसमें क्या है, इसमें है इफ 2 रोज और कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम को, if 2 rows or columns of determinants are interchanged, उसको इंटरचेंज करते हैं, then determinants retains its absolute value but its sign is changed। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स, जैसे पिछले वाला जैसे लिया गया था, कुछ भी ऐसे ले लिया गया, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, डी ई एफ जी एच और आई। तो बोला गया इसका जो सॉल्व करोगे इसका जो वैल्यू आएगा, और यहाँ पर जो सॉल्व करोगे डेल डैश मान लेते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू मतलब इसको रो या कॉलम किसी को इंटरचेंज कर देना है। यानी ऊपर में हम लिख दिए यहाँ पर डी ई एफ, नीचे में लिख दिए ए बी सी, नीचे सेम टू सेम है जी एच आई। हम लोग क्या किए, यहाँ पर 2 रो जो था
और दोनों रो को इंटरचेंज कर दिए, यानी ए बी सी जो था उसको नीचे लिख दिए और डी ई एफ को ऊपर लिख दिए। तो क्या बोला गया, जो इसका वैल्यू आ रहा है, यानी डेल इक्वल टू, मान लो कुछ सॉल्व किया गया, इसका वैल्यू आ गया आपका, क्या मान लिया गया, पी, मान लो पी सॉल्व करने पर आया, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा ना, तो इसका आंसर आएगा माइनस पी, यानी साइन में चेंज आएगा। यहाँ पर अगर प्लस, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा माइनस में, अगर यहाँ वैल्यू अगर माइनस पी आया तो यहाँ वैल्यू आएगा प्लस पी, यानी सिर्फ साइन में चेंज होगा, वैल्यू में उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो वही लिखा गया है बस इसमें कि अगर किसी भी रो या किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके साइन में फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। यानी किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व किया गया, जैसे यहाँ पर ए बी सी फर्स्ट रो, सेकेंड रो या रो कॉलम किसी में भी हो सकता है, तो मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो में भी ए बी सी, यानी दोनों में वैल्यू क्या सेम है। यहाँ पर नेक्स्ट डी ई एफ लिख लेते हैं। अब पूछा जाएगा इसका वैल्यू कितना होगा या इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0, यानी इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कहीं सॉल्व किया गया, यहाँ पर 9 5 8 और यहाँ पर भी आएगा 2 6 9, नीचे 9 5 8, यहाँ देखा गया कि फर्स्ट रो और थर्ड रो का सेम आया, वैल्यू आइडेंटिकल आया, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। क्लियर, समझ में आ गया होगा। थ्योरम थर्ड, सभी थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन बनेगा। तो थ्योरम थर्ड में बस ये है कि किसी का दो रो अगर आइडेंटिकल है, अगर सेम आया, तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा, हो गया आपका थ्योरम थर्ड। नेक्स्ट थ्योरम है, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the new determinant is k times the value of the original determinants। यानी कहने का मतलब, कोई भी डिटरमिनेंट ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ जी एच और आई, और इसमें क्या करते हैं, अगर हम नेक्स्ट एक और डिटरमिनेंट लेते हैं, अब इससे किसी रो में, किसी भी रो में हम लोग के से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी के इंटू डी, के इंटू ई, के इंटू एफ जी एच और आई, तो बोला कि इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू मान लो कि पी आ जाता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा के इंटू पी, यानी एक रो में मल्टीप्लाई किया गया तो जिस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगा बस वो बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, यानी अगर यही चीज सेम टू सेम मान लो कि तीनों में मल्टीप्लाई होता, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी, यानी तीनों रो में हो जाता अगर मल्टीप्लाई के से, तो यहाँ पर आ जाता के पावर 3, के पावर 3 इंटू पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका कोलरी है। यह क्या है कि डिटरमिनेंट के इक्वल टू होता है के पावर n इंटू ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, के पावर n इंटू ए। एन क्या है, एन यहाँ पर है किस ऑर्डर का है, अगर 2x2 का अगर डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स बना हुआ है 2x2 का, तो
उसके पावर में क्या हो जाएगा 2। अगर 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो इनके पावर हो जाएगा आपका 3। क्लियर? तो आपका यहाँ 4 थ्योरम हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम पर हम लोग आएंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर है थ्योरम 5। थ्योरम 5 है, उसमें यह है कि इफ एनी two rows or columns of determinants are proportional, then its value is 0। यानी कोई भी डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख दिया गया और यहाँ पर जैसे 2, 3 और 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 5, 6, 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 14। तो प्रोपोर्शनल कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में 2, नीचे में क्या है 4, ऊपर में 3 और फर्स्ट रो में, और थर्ड में जो यहाँ पर है वह 6, नीचे 7 और यहाँ पर है 14। तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। यानी कहने का मतलब यह हो गया यहाँ पर कि 2, 3, 7, 5, 6, 8, अगर 2 कॉमन ले लेंगे यानी 2 बाहर निकालेंगे इसमें अगर, तो यहाँ भी 2, 3 और 7 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? अभी पिछले वाला जस्ट में बताया गया था कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है तो उसका वैल्यू कितना होगा 0। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 0 आ गया। तो याद कर लेंगे, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। नेक्स्ट जब आते हैं हम लोग थ्योरम 6 पर, तो इसमें है कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinants is expressed as sum of 2 more terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinants। Means determinant del equal to ऐसे है a, अब प्लस मान लो कि इसमें कुछ ऐड हो गया अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, यहाँ पर d, e, f, g, h, i। तो बोला कि अगर ऐड है तो इसको हम लोग 2 और मोर टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए, डी, जी, बी, ई, एच, सी, एफ, आई। और जो प्लस वाला है, प्लस वालों को जस्ट इधर लिख देंगे अब, अल्फा, डी, जी, बीटा, ई, एच, गामा, एफ, आई। तो ये बोला गया था अगर प्लस है तो उसको हम लोग अलग अलग, इसको हम लोग एक्सप्रेस इस तरीका से हम लोग उसको कर देंगे। यह हो गया आपका थ्योरम 6। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पढ़ते हैं। अब इसमें है इफ टू एनी रोज और कॉलम्स of a determinants are multiplied by another row or column is added, then the value of determinants remain the same। मीन्स कोई भी डिटर्मिनेंट यहाँ पर ले लिया गया A1 या A, B, C, D, E, F, G, H, I। कोई भी डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिया गया और उसके बाद यह बोला गया कि इसे किसी भी रो में हम लोग अगर किसी भी रो में किसी दूसरे रो को अगर ऐड भी करते हैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी, मीन्स जैसे ए प्लस के जी एंड थर्ड रो को इसमें ऐड कर दिया गया, या इसमें लिख दिया गया यहाँ पर बी प्लस
के इंटू एच। तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर इसमें ऐड भी कर देना, अगर अब सी प्लस के इंटू वाई डी ई एफ जी एच आई, तो यह बोला गया कि इसका वैल्यू जैसे मान लो कि आता है पी, सॉल्व करने के बाद मान लो सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू आया पी, तो इसको भी जब सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, पी ही आएगा। क्लियर? अब पी क्यों आएगा, क्योंकि इसको जब अलग से इस जो पीछे वाला जो थ्योरम बताया ना, उस थ्योरम से जब इसको एक्सप्रेस करोगे ना, लिखोगे, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी फिलहाल के लिए याद करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ और क्लियर आपको हो जाएगा कि कैसे हुआ सेम। क्योंकि जब इसको अलग अलग करेंगे ना, तो यहाँ भी जी और यहाँ भी जी, यहाँ भी अलग अलग करेंगे, अलग अलग पार्ट में करेंगे, यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो सेपरेट करने पर एक टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो आ जाएगा, तो एक टर्म आपका यही रहेगा, तो वैल्यू में आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो टोटल आपका थ्योरम ये साथ ही है। एक और थ्योरम है, थ्योरम 8 कोफैक्टर करके है। तो जैसे थ्योरम में दिखाई दे रहा हूँ, एक थ्योरम ये है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स विद कोफैक्टर ऑफ द corresponding elements of any other row और कॉलम्स इज जीरो। तो मेनली आप कोफैक्टर के बारे में अभी आप लोग को मैं नहीं बताया हूँ कि कोफैक्टर क्या होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग नहीं जानते। जब कोफैक्टर आगे पढ़ लेंगे कोफैक्टर क्या है, तो हाँ ये थ्योरम को समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 7 थ्योरम तक, जो 7 थ्योरम तक जो आपको बताया गया, वो 7 थ्योरम तक आपको अच्छे से आना चाहिए।